हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ हम वीकली रैपअप भी करते हैं और एक MIT यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज हम इस वीक का वीकली रैपअप देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी न्यूज थी जो हमारे काम की थी और जो हमारे न्यूज़पेपर में रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम इन चीजों को पहले वीक में डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके फैक्चुअल और उसके जो उससे रिलेटेड चीजें होंगी उसी को जस्ट डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे, है ना। आगे चलेंगे हम और जो हमारी चीजें हैं वो ऐसे कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, तो हम उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट हमें उसको एज ए रिवीजन पर्पज से पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी कैन नॉट टाई प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइन सेज सुप्रीम कोर्ट। ये वाली न्यूज आपने पढ़ी होगी कि जो आपका जुडिशरी था उसने एक बार कह दिया था कि जो गवर्नर होंगे, जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, हम जस्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, कि जो गवर्नर होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, उनको कह दिया था कि आपको विद इन 3 मंथ्स आपको क्या करना होगा, बिल को पास करना होगा। क्योंकि जो स्टेट होता है उसमें जो गवर्नर होता है वो बिल को पास नहीं करता है, उसको या तो होल्ड कर लेता है या फिर उसको फिर बाद में काफी टाइम तक, काफी लंबे समय तक उसको होल्ड करने के बाद वो उसे आर्टिकल 200 का यूज करते हुए भेज देता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। एंड प्रेसिडेंट को भी कोई गाइडलाइन नहीं होती है कि इतने टाइम में पास कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको उसका कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपको विद इन 3 मंथ्स बताना होगा। तो अगेन दोबारा से ये वाली चीज न्यूज में है कि आर्टिकल 200 क्या होता है, जिसका यूज करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। आर्टिकल 142 क्या होता है, कंप्लीट जस्टिस, जिसमें जुडिशरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट वो कंप्लीट जस्टिस दे देती है। ठीक है, आर्टिकल 141 ये होता है कि आपको जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजन देगा वो पूरे इंडिया की क्या रहेगी, आपके जो कोर्ट्स रहेंगे उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। ठीक है, 145 में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र है, जिसमें मिनिमम 5 बेंचें होती हैं। और आपका 143 कहता है कि जो प्रेसिडेंट होता है कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब ने क्या किया था, 14 क्वेश्चंस पूछे थे CGI से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका आंसर देते हुए सब बातें कही गई और हमारे जुडिशरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी जो है वो प्रेसिडेंट या उसको टाई नहीं कर सकती, मतलब उसको डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आपको इतने दिन में करना होगा। फिर क्या होगा, तो उनको इनडेफिनेट टाइम के लिए रखना अलाउ नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल तक पास ही ना करें। समझ गए? तो ये वाली दोबारा से न्यूज में बनी हुई थी। आई होप आप समझ गए होंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अपेक्स कोर्ट अलाउज CAQM टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू कीप एयर पोल्यूशन इन चेक इन दिल्ली। देखो दिल्ली के अंदर, ठीक है, आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कभी स्टबल बर्निंग, कभी कुछ ना कुछ रीजंस आते रहते हैं। तो अभी क्या कह रहा है कि जो अपेक्स कोर्ट है उसने CAQM जो पहले से पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बनाई हुई है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि जो कि एक एक्ट से बनी हुई है, उसे ये कहा कि भाई क्या करो, प्रोएक्टिव एक्शंस ले लो। अब एक बात बताओ, प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने के लिए कहा जा रहा है, तो इस न्यूज की थीम यही है कि जब भाई तुमने उस बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया ही इसलिए था कि वो एनवायरनमेंट के लिए या फिर पोल्यूशन के अगेंस्ट में काम करे, बट यहाँ पर अगर आप ही उसे गाइडलाइन दे रहे हो, आप ही उसे ऑर्डर दे रहे हो, आप ही अगर उससे काम करवा रहे हो, तो फिर वो बनी ही क्यों थी। तो इस वजह से न्यूज में आगे तो आपसे हो सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज CAQM, किसके अंडर काम करती है, कब उसका एक्ट आया था, कैसे चीजें काम करती हैं। क्योंकि जब भी हम कोई न्यूज पढ़ते हैं तो उसके 4 पहलू होते हैं। क्यों न्यूज बनी, एक लाइन की है खत्म, क्या उसका रिलेवेंस है, ठीक है, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है, कौन उस न्यूज के अंदर शामिल है, यानी कि उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक है। तो बस उसी बात को हमें ध्यान में रखना होता है। और हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। CAQM क्या होता है, CAQM तो देखो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नॉर्थ नेशनल, जो आपका रीजन है NCR जिसको हम कहते हैं, एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, CAQM इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि एक एक्ट से बनी है, established under the Commission of Air Quality Management in National Capital Region NCR and adjoining areas 2021. The act also dissolved the Environment Pollution Prevention and Control Authority EPCA, पहले EPCA चलती थी, that was established in 1998, इसको रिजोल्व किया गया, ठीक है, डिसोल्व किया गया, खत्म किया गया और उसके बाद इसको बनाया गया। The chairperson of the commission will be a government official of the rank of the secretary to the government of India or the chief secretary to the state of स्टेट गवर्नमेंट। 4 स्टेट आते हैं, याद रखना, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है,
यहाँ पर अगर पोल्यूशन होता है तो ये उसके लिए काम करती है, सिंपल से याद रखना। इसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था 4 ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर आपका पोल्यूशन कम है 50 से 100 के बीच में, अगर उसके AQI लेवल बढ़ जाता है मैक्सिमम 500 उसके ऊपर चला जाता है तो ग्रेड 4 में आ जाता है, ठीक है। और उस दिन हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था कि कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं, गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठाती है। तो फॉर दैट पर्पज आपने वो वीडियो देख ली होगी, यहाँ पर जस्ट हम इसका रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। GRAP was first notified by the MOEFCC, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ है ना, एनवायरमेंट फॉरेस्ट है ना, in 2017. This was based on a plan that was submitted by the Central Pollution Control Board in November 2016. Initially GRAP was implemented by the Environment Pollution Authority, ठीक है, बाद में उसको डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल 142, 143 उस वाली न्यूज के यहाँ जो गलती से प्रिंट है, ठीक है, वो जो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियाज रशियन ऑयल कट्स प्रीडेट यूएस टैरिफ्स। ये भी बहुत अच्छी न्यूज थी, हमने डिस्कस की थी कि हमेशा काफी टाइम से यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था। तो अभी ये न्यूज आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के यूएस के जो टैरिफ है उनसे डरकर इंडिया ने क्या किया, रशिया से तेल इंपोर्ट करना कम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास एक रिपोर्ट है, एन एनालिसिस बाय द हिंदू ऑफ एन एनालिसिस बाय द गवर्नमेंट ट्रेड डाटा शोज दैट India's oil imports from Russia in September 2025, the first full month during which the US 50% tariffs on Indian imports were applicable, were 29% lower in the value and 17% lower in the volume than the September 2024। यानी कि ऐसा नहीं है, जब से उन्होंने टैरिफ के जो वॉर लगाया है, टैरिफ वॉर चला है, उससे पहले से हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो इंडिया रशिया से कम कर रहा था, क्योंकि हमने 2% से शुरू किया था और हम लगभग 35% तक हम कहां से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल के लिए हमारी ऑयल डिपेंडेंसी रशिया पर ही हो जाए पूरी तरीके से, तो हम चाहते हैं कि हम उसको क्या कर लें, कम कर लें, ठीक है। तो हमने क्या किया, उससे कम करना शुरू कर दिया। तो आज के दिन हम कितना ले रहे हैं, तो लगभग हमारा 29% लोअर हो गया है, ठीक है। पहले हम कितना ले रहे थे, उससे लगभग 2% बढ़ा के हमने उससे लगभग 35.1% हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली न्यूज में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन ए फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीता मुखी गिव्स बर्थ टू 5 कब्स। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए एनिमल्स भी उतने ही जरूरी हैं, प्लांट्स भी उतने ही जरूरी है, ह्यूमंस यानी हम भी जरूरी है। फॉर दैट पर्पज हम इन्हें बचाते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट चीता, और जो प्रोजेक्ट चीता था वो स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर आपका 2022, और उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है। 72nd ऑफ द बर्थडे को ये स्टार्ट किया जाता है। हम टोटल 8 और प्लस 12 टोटल 20 चीता लाते हैं, ठीक है। हम कहां से लाए, तो नामीबिया से लाए, और नामीबिया के साथ साथ हम कहां से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से चीते लेकर आते हैं। और धीरे धीरे चीतों की संख्या 20 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है, ठीक है। 32 में से 29 आ रहे कूनो नेशनल पार्क, बचे हुए 3 को हमने गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर कर दिया होता है, ठीक है। तो बाकी के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ठीक है। 29 आपके कहां पर है, कूनो नेशनल पार्क में, और वहां पर एक है मुखी जो कि पैदा भी यही हुई थी और इसने भी यहाँ पर अब 5 बच्चों को जन्म दिया है। दैट मीन्स ये जो इकोसिस्टम है, ये जो एनवायरनमेंट है, इस बायोडाइवर्सिटी में वो अच्छे से पनप रहे हैं, अच्छे से फल फूल रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक हेल्दी क्या है साइन है। समझ गए, बस इतनी सी न्यूज थी, ठीक है। It is India's project to reintroduce cheetahs in the wild after they have become extinct। कब बने थे, 1952 में। 2022 में आते हैं, ठीक है। 8 चीते नामीबिया से लाए गए, फिर 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए। उस दिन मोदी जी का क्या था, बर्थडे। ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, डोवाल होस्ट मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन दिल्ली। ये भी अच्छी न्यूज थी कि हमारे यहाँ पर एक मीटिंग है जिसको हम कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। It is a regional platform aimed at enhancing security cooperation among the Indian Ocean region, ठीक है। IOR में अपने आप को बना रहे हैं, यानी कि अपने आप में आपस में इंडियन ओशन रीजन में एक दूसरे के साथ मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ क्या करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स दैट अफेक्ट द ऑल मेंबर नेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना कोलंबो में है। ओरिजिन कहां पर है, तो द CSC ट्रेस इट्स रूट टू ए 2011 ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग कंप्राइजिंग इंडिया, श्रीलंका एंड द
मालदीव्स, इन तीनों में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके मतलब 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे, बाद में आपका मॉरिशस ज्वाइन कर लेता है 2022 में, फिर उसके बाद बांग्लादेश आ जाता है 2024 में, और उसके बाद सीचल्स बन जाता है इसका 6 मेंबर नेशन, ठीक है। तो टोटल 6 इसके अंदर आ जाए। अभी इसकी मीटिंग हो रही थी, हम आ गए थे। इट इज ए रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग, ध्यान रखना, फुल मेंबर्स, ठीक है। ऑब्जर्वर ये बन चुके हैं, ठीक है। पहले इसको क्या कहते थे, रीनेम्ड एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2020 में। इसके 5 पिलर है, ध्यान रखना। आजकल एग्जाम में ट्रेंड बना हुआ है कि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या थीम है क्या नहीं है, तो इनकी थीम हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये 5 थीम या 5 पिलर्स पर काम करता है। कौन कौन से, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन प्रिवेंशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एंड द मैरीटाइम पॉल्यूशन रिस्पांस। ये जो है इसके 5 मेजर क्या है, इसके पिलर्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली ये क्या करता है, काम करता नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज फेडरलिज्म इन रिट्रीट अंडर सिंगल पार्टी हेजेमोनी। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि भाई क्या एक सिंगल पार्टी का होना और उस सिंगल पार्टी का देश के अंदर हर स्टेट में होना क्या हमारे यहाँ पर हमारा जो फेडरलिज्म है उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या होता है, यूनियन क्या होता है, तो अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया इज, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंडिया इज ए यूनियन कंट्री, है ना, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब एज अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो अमेरिका जो है बेसिकली वो फेडरलिज्म में है, यानी कि वहां पर 50 स्टेट है, बट वो किसी ना किसी ट्रीटी से, सेंटर से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन उनका मूड करेगा वो वहां से निकल जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कल को राजस्थान चाहता है कि वो भारत से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर यूनियन ऑफ द स्टेट। बट हमारे यहाँ पर जब पावर्स की बात आती है तो पावर सेंटर के पास ज्यादा है, स्टेट के पास एज कंपेयर टू कम है। जैसे जीएसटी। अब जीएसटी क्या था, जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को आया था, और जीएसटी 2016 में अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो जीएसटी आने से पहले जो टैक्स इकट्ठा करने की जो पावर थी वो बेसिकली स्टेट के पास थी, लेकिन यहां से फिर यूनियन के पास चली गई, और फिर बाद में यहां पर एक डिविजिबल पूल बनाया गया कि यहां से हम पैसा क्या करेंगे, स्टेट को ट्रांसफर करेंगे। तो एक्चुअल में स्टेट तो हेल्पलेस हो गए ना, उनको तो पैसा मिलता नहीं है। बहुत सारे स्टेट ये कंप्लेंट करते हैं कि यार हमें तो टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, वो बेचारे अपने एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पाते हैं, दैट इज द मेन इशू। तो यहां पर देखो फेडरलिज्म है, ठीक है, लेकिन हम देखें तो इंडिया के स्ट्रक्चर यूनियन है, बट अगर पावर्स में देखा जाए तो हमारा यूनियन की तरफ ज्यादा झुकाव है, ठीक है, हमारी टिल्टिंग यूनियन की तरफ हो रखी है। बट हमारे यहाँ पर है फेडरलिज्म, यानी डिवीजन ऑफ पावर स्टेट और सेंटर में पाया जाता है, बट हम अलग नहीं हो सकते हैं, हम किसी ट्रीटी से नहीं जुड़े हैं, वी आर यूनियन, हम एक हैं, समझ गए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसने यही कहने की कोशिश की कि भाई जब यहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है तो क्या फेडरलिज्म जो है वो यहाँ पर खत्म होता जा रहा है क्या, बस वही बातें कर रहा है। जैसे a federal system is one where power is constitutionally divided between the central government and the state government. Both levels of the government are independent in their own spheres. Constitution is supreme. Court act as interpreters of the constitution. Usually has a bicameral legislature. जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यूनियन में ये सब होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा कहा गया, लेकिन हम फेडरल भी है। क्यों फेडरल, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, शेड्यूल नंबर 7 आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ यूनियन ही काम करता है, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ सेंटर ही काम, स्टेट ही काम करता है, और कुछ सब्जेक्ट के ऊपर दोनों भी काम करते हैं, समझ गए। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है। सेंटर हैज मोर पावर्स देन स्टेट, स्ट्रॉन्ग यूनियन है हमारा, पावर्स टू चेंज द स्टेट बाउंड्रीज। कहां पर लिखा हुआ है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 है ना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल नंबर 3 है वो क्या कहता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ठीक है।
फाइनेंस कमीशन भी है यहाँ पर आर्टिकल 280 में जिसका जिक्र किया हुआ है हमने, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको हम यूपीएससी कह देते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315, ठीक है, ये भी है। तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नर होते हैं आर्टिकल नंबर 153 जो आपके प्रेसिडेंट यानी कि सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो एक्चुअल में है तो फेडरलिज्म, बट ज्यादा झुकाव की तरफ हमारा सेंटर की तरफ। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है, किस केस में, तो केशवानंद भारती केस में एंड आपका वो एसआर बॉम्बई केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने क्वासी फेडरल विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टिल्ट, यानी क्वासी फेडरल है बट झुकाव थोड़ा सा हमारा यूनियन की तरफ है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे। इंडियाज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इट्स प्रॉमिसिंग कोर्स, ये भी हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है कि हमें सी फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और दुनिया में पहले नंबर पे कौन आता है सी फूड के प्रोडक्शन में, तो चाइना। दूसरे नंबर पे इस बार इंडिया आया। तो हमारा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जो 16 अक्टूबर 1945 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में बना हुआ है, उसने भारत की बड़ी तारीफ की। और उसने कहा, उसी के एक एक्टिविस्ट ने इस आर्टिकल को लिखा है, उसी के एक मेंबर ने, कि भारत में जो एक्वाकल्चर या जो फिशिंग है, जो फिशरीज है या फिर जो सी फूड का प्रोडक्शन है, वो अपने पीक लेवल पर चल रहा है। यानी कि हम धीरे धीरे अगर ऐसे चलते रहे तो डेफिनेटली वी विल क्रॉस चाइना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड सी फूड। अगर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी GDP, इकोनॉमी, ठीक है, जो है ना, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस बात को करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2020 में एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका जिक्र इसमें किया गया, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यानी कि हमें मछली संपदा मतलब प्रॉपर्टी, योजना मतलब स्कीम। हमें क्या करना है, मछलियों से पैसा बनाना है। उसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 15 लाख जॉब क्रिएट की जाएंगी, पैसा दिया जाएगा, इनकम डबल कर दी जाएगी। 20,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट रखा गया। इस बार भी बजट में 5-6 हजार करोड़ रुपए इसमें डाले गए। और उसका एफर्ट ये हुआ कि हमने क्या किया, उसी के अंडर में 2023 में एक दूसरी स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था मिस्टी। आई होप यू रिमेंबर मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। दिस मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन एंड टेंजिबल इनकम ने क्या किया कि यहाँ पर इंडिया में जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां मिलती है, वहां पर एक डेल्टा पाया जाता है जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और उस सुंदरबन को क्या कहते हैं, सुंदरी का पेड़। और सुंदरी के पेड़ को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव। और उसकी खासियत ये होती है कि वो दिखने में सुंदर होता है, उसकी जड़ें पानी से बाहर निकली होती हैं। तो हमने क्या किया, वहां पर मछलियां पकड़ने में बहुत आसानी होती है, तो आप फिशिंग कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इस मैंग्रोव को उठाया, ठीक है, और इस मैंग्रोव को पूरे भारत की कोस्ट लाइन पर बिछा दिया। यही मिस्टी था। इन सब के एफर्ट से इंडिया क्या कर रहा है, अब आगे बढ़ रहा है। बस वही ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, बाकी हमने डिस्कस कर लिया था इसको। अकॉर्डिंग टू द FAO स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, याद रखना एग्जाम में आ सकता है। सोफिया 2024 क्या है, तो सोफिया एक रिपोर्ट है जो कि आपकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया है। ग्लोबल कैप्चर फिशरीज प्रोड्यूस दुनिया में कितना हुआ, तो 92.3 मिलियन टन। भारत ने कितना किया, ठीक है, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 10.23 मिलियन टन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि भारत ने पिछले साल में लगभग 10.23 मिलियन टन सी फूड का प्रोडक्शन किया है, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर। ठीक है, और हमें पहले पर नंबर पर आना है। ये वही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य सेवा केंद्र बनाए गए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जा सके। नेक्स्ट है, फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट गेट्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 1985 में स्टार्ट किए गए थे, पहली बार 1986 में दिया गया था। किस लिए दिया जाता है, तो इसका पूरा नाम है द अवार्ड इज फॉर्मली कॉल्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड द डेवलपमेंट। किसी को भी मिल सकता है रिगार्डलेस देयर रिलीजन, देयर रेस, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, कहीं का भी हो सकता है, हम उसे दे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बार किसको मिला है, तो उसका नाम याद रखना बस, जो फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, मिशेल बैचलेट, इनको दिया गया है। कुछ लोगों को पहले भी दिया जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर आपके एलेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए किस किस को मिला है। 1986 में पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, याद रखना, मोहम्मद यूनुस को मिल चुका है। इसरो को भी दिया जा चुका है, मनमोहन सिंह जी को भी मिल चुका है। प्रथम एनजीओ है जो कि आपका दिल्ली बेस्ड एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बनाता है, जिसको हम एसर रिपोर्ट कहते हैं, वो भी इसको दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है,
27 लाख मनरेगा वर्कर्स आउट ऑफ लिस्ट अमिड ई-केवाईसी रोल आउट। देखो आपने सुना होगा कि केवाईसी ना होने की वजह से बहुत से लोगों को एसआईआर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। अब न्यूज आ रही है कि मनरेगा में डॉक्यूमेंट ना होने से, ई-केवाईसी ना होने से लोगों को बाहर कर दिया गया। तो क्या है मनरेगा? आई होप सभी ने पढ़ा होगा। नेशनल रूरल ना नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको गारंटी मिलती है 100 डेज के काम की, जिसमें आपको गारंटी से पैसा मिलेगा, चाहे काम हो चाहे ना हो। काम आपको विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में मिलेगा, उससे बाहर मिलता है तो आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर ध्यान रखना मैक्सिमम हमें फोकस करना है कि इसके ऊपर अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, मैक्सिमम वुमेन्स को काम दिया जाता है और ये रूरल एरियाज में चलाया जाता है। 2005 में चला था। ठीक है, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका इकोनॉमिकली बेनिफिट किया जा सके। ठीक है, समझ गए? लिविंग वेज उनको दिया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि वहां पर आपका 27 लाख मनरेगा वर्कर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया, जो सीधा सीधा उनकी रोजी रोटी के ऊपर क्या करता है, सवाल उठाता है। ठीक है, द स्कीम हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रूरल, यानी कि जो रूरल इलाके हैं उनके अंदर ही ये काम कर रही है और वहीं पर इसने बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी पहुंचाया है। इसका सेक्शन याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा एम्पावर्स द सेंटर टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। पॉक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल बाय द डिजाइन। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें एक पॉक्सो लगा होता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो पॉक्सो क्या है, 2012 में आया था। आप सब लीगल वाले बच्चे हैं तो जानते होंगे। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एग्रीवेटेड ना सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली है, इसमें जेंडर न्यूट्रल होता है। ठीक है, 18 साल से बिलो जो भी लड़का होगा या लड़की होगी वो उसमें काउंट होता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो आपके ऊपर पॉक्सो केस लग जाता है। तो केस ये आता है कि एक लड़की होती है जो 18 साल से ऊपर होती है, लड़का 18 साल से कम होता है और फिर उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगता है। तो लड़की कहती है कि रेप तो मेरा हुआ है ना, रेप उसका थोड़ी ना हुआ है, तो पॉक्सो तो उसमें लगना चाहिए, मुझ पे क्यों लग रहा है। तो बाद में निकल के आई बातें कि उसमें लिखा हुआ है ही का मतलब ये नहीं होता कि मेल ही होता है। जो देखो रेप किसे माना जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्स को रेप माना जाता है कि उसमें पेनिट्रेशन होता है। तो पेनिट्रेशन तो सिर्फ मेल ही कर सकता है, ऐसा कहा गया है कानून में। तो पॉक्सो के अंदर ही लिखा हुआ है, तो ही का मतलब ये नहीं है मेल ही होगा। इस बात को ध्यान रखना। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, हमने अच्छे से पढ़ लिया था इसको उस दिन। 18 साल से उम्र का कोई भी बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो पॉक्सो में काउंट होगा। तो लड़की का कहना है कि मेरा रेप मैं कैसे कर सकती हूँ, रेप तो उसने किया होगा ना मेरा, जब केस लगा ही है। तो बाद में कहा गया नहीं ऐसा नहीं है। देखो एक हमारे पास कानून है, ठीक है, इसमें देखो सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन 7-8 में लिखा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन 3 और 4 में। ठीक है, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रिलेटिव्स या ट्रस्ट का जो पर्सन अगर सेक्सुअल असोल्ट करता है तो उसके अलग से सजाएं लिखी हुई है। ठीक है, किसी को आप पोर्नोग्राफी दिखाते हो बच्चे को तो उसकी अलग से सजा लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, फास्ट ट्रैक होंगे, जल्दी से रिजल्ट आएगा। ठीक है, 2018 में हमने अमेंड भी कर दिया था कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप होता है तो डेफिनेटली फांसी की सजा दी जाएगी ना। तो ये सब बातें हम उसमें पढ़े थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक एक्ट आया था 1897 में जिसमें कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है, ही जो है ना वो ही की डेफिनेशन में मस्कुलाइन है, उसमें जेंडर में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो ऐसा नहीं है मेल ही रेप कर सकता है, फीमेल भी रेप कर सकती है, इस कैटेगरी में आता है। तो केस अभी चल रहा है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता है। वो बातें हम जब दोबारा न्यूज में आएगा, दोबारा एडिटोरियल आएगा, आर्टिकल आएगा, हम डेफिनेटली पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 इनेबल्स पीपल टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। ये भी हमने पढ़ा था। सीजीआई जो हमारे बीआर गवई जी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपके साथ किसी भी तरह का, इंडियन सिटीजन के साथ किसी भी तरह का अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले आइए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको एक प्रोविजन दिया है, आर्टिकल 32, जिसमें रिट्स लिखी है ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड द क्यू वारंटो। आप आइए, हम आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए बैठे हैं। तो कौन जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की इस लिस्ट को? तो याद रखना सिंपल सा, सुप्रीम कोर्ट। इवन दो जो दूसरे कोर्ट होते हैं वो भी इसको लागू कर सकते हैं, हाई कोर्ट है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बट विच वन इज मोर पावरफुल इन केस ऑफ इशूइंग द रिट्स? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है कि हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट ज्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ लीगल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करता है, हाई कोर्ट रिट जारी करता है किसके लिए? लीगल राइट्स के लिए। कौन सा है उसका? 6th रिट जो होती है आर्टिकल 226, जिसे हम क्या कहते हैं? इंजंक्शन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आर्टिकल 32 को हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? हार्ट
एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो क्या होते हैं। आर्टिकल 226 में आपका लीगल राइट्स को बचाने के लिए भी प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है द लीगल हुडविंकिंग ऑफ द आदिवासीज। देखो जो आदिवासी होते हैं उनको कह तो दिया गया, उनके लिए एक्ट आ गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना दिए गए, है ना, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स बना दिए गए, उनसे कह दिया गया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की भी बातें की गई, लेकिन उनके साथ ऐसा होता नहीं है, उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। ठीक है, तो वही सब इसमें लिखा हुआ है। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है, छीन जाते हैं। हम पेसा एक्ट लाए थे 1986 में, इसमें इसका पूरा मीनिंग क्या है, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। हमने पंचायत एक्सटेंशन यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज को उसमें डाला। उसके बाद भी इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो सिर्फ क्या है, देखने लायक है, लेकिन इनको रियल में इनके राइट मिले नहीं होते हैं, तो उसी के ऊपर जस्ट ये आर्टिकल लिखा हुआ था। ठीक है, ट्राइबल्स वर ट्रीटेड एज एनक्रोचर्स ऑन देयर ऑन ट्रेडिशनल लैंड। फिर हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1927, फिर उसको हमने चेंज कर दिया 2006 में, और उसके बाद कुछ बातें कर दी कि अगर आप वहां पर 75 ईयर से रह रहे हो या फिर आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो तो डेफिनेटली आपको वहां का नागरिक मान लिया जाएगा। और जो फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट है ना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उसके अंदर आप आके मान लिए जाओगे। आप वहां पर कम से कम 4 हेक्टेयर तक जमीन क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप उन 2 कंडीशंस में वहां के नागरिक हो तो, अदरवाइज तुमको वहां से हटा दिया जाएगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बनाए गए, आप ग्रेजिंग कर सकते हो, ना, गाय बकरी चरा सकते हो, फिशिंग, वाटर बॉडीज, हैबिटेट राइट्स आपको दिए गए हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स आपको दिए गए हैं। ग्राम सभा कैन प्रोटेक्ट, मैनेज एंड कंजर्व द फॉरेस्ट, याद रखना, ग्राम सभा एक सुप्रीम होता है जो उसमें उन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।